Welcome to Panisha Technical Institute. In last lecture, we have learned different type of working principle of analog instrument, and we have also learned which instrument works on AC and which instrument works on DC according to their torque equation. If the torque equation of any instrument is T proportional to I, that means that instrument only works on DC. If torque equation of any instrument is T proportional to I square, that means that instrument can works on AC and DC both. And we have also learned induction type instrument only works on AC because the principle of induction type instrument is similar to transformer action, and we know that transformer works only on AC. Due to that reason, induction type instrument not works on DC. Induction type instrument only works on AC. So we have learned PMMC instrument works only for DC and induction type instrument works only for AC, and remaining all other instrument works both for AC and DC. And now I'm going to start a new topic in measurement which is rectifier type instrument. तो आज हम पढ़ेंगे rectifier type instrument क्या होते हैं और इन्हें हम यूज़ क्यों करते हैं. तो rectifier type instrument में जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? rectifier. And we know that what is the meaning of rectifier. That means जो rectifier क्या करते हैं या rectifier जो सर्किट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं. तो जो rectifier सर्किट्स होते हैं वो AC को कन्वर्ट करते हैं किसमें? DC में. तो डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम डिफरेंट टाइप के वर्किंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर सिग्नल का नेचर AC होता है तो हमें उसके लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है जो उसको मेज़र कर पाए. दैट मीन्स हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़ता है जो कि RMS वैल्यू को कैलकुलेट करे. और अगर हमें DC को मेजर करना है तो हमें किसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो एवरेज वैल्यू को मेजर करे. तो इसके अलावा कुछ ऐसे AC सिग्नल्स होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं जो AC के ऊपर काम करती हैं वो उसके लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, और वो सिग्नल्स होते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल. तो बेसिकली जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हमने जो यूज़ किया वो हमने यूज़ किया कम्युनिकेशन सिग्नल्स को मेज़र करने के लिए. तो जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं या जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स. तो जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होती हैं वो होती हैं लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स. और इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, चाहे वो AMMC इंस्ट्रूमेंट हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, चाहे वो AMI इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो ESV इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े थे ये AC को भी मेज़र कर रहे हैं और DC को भी मेज़र करते हैं. दैट मीन्स जो इनकी टॉर्क इक्वेशन थी वो क्या थी? T प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट वर्क तभी करेंगे जब इनको जो सिग्नल मिलेगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी फ्रिक्वेंसी हो? पावर फ्रिक्वेंसी. तो दैट मीन्स जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये पावर फ्रिक्वेंसी के लिए तो सही से काम करते हैं, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी पावर नहीं है, दैट मीन्स जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, तब ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाते. दैट मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने पिछली क्लास में पढ़े वो सब सही से काम करते हैं ओनली फॉर पावर फ्रिक्वेंसी. एंड वी नो दैट पावर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज. दैट मीन्स वो फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं या जनरेशन करते हैं, तो जो वो फ्रिक्वेंसी है वो होती है पावर फ्रिक्वेंसी. तो पावर फ्रिक्वेंसी के लिए तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही से काम करेंगे, चाहे वो AMMC हो, MI हो, चाहे ESV इंस्ट्रूमेंट हो. लेकिन जो सिग्नल का नेचर कम्युनिकेशन होगा, दैट मीन्स अगर वो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होंगे तब ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इन इंस्ट्रूमेंट में जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. एंड वी नो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 to 20 किलो हर्ट्ज. जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 to 20 किलो हर्ट्ज होती है. लगभग जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं वो किलो हर्ट्ज में होते हैं, तो ये उनको मेज़र नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कम्युनिकेशन सिग्नल को भी प्रॉपर मेज़र कर ले. तो जो AMMC, MI इंस्ट्रूमेंट या ESV इंस्ट्रूमेंट, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े ये केवल AC के लिए काम करते हैं. दैट मीन्स ये AC सिग्नल को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये उसी AC सिग्नल को मेज़र करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी पावर फ्रिक्वेंसी हो या उसकी फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज की रेंज में हो. तो अगर उस AC सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पावर फ्रिक्वेंसी है तब तो ये इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर लेंगे. लेकिन अगर उसकी फ्रिक्वेंसी पावर फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है लाइक कम्युनिकेशन सिग्नल्स, तब ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे. तब हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए भी प्रॉपर तरीके से वो AC सिग्नल को मेज़र करे. लेकिन जो PMC इंस्ट्रूमेंट है वो लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को मेज़र कर सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि जो PMC इंस्ट्रूमेंट है वो केवल DC के लिए ही काम करता है.
अगर वो डीसी के लिए काम करेगा तो हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो तो एसी नेचर का है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल को सबसे पहले रेक्टिफाई करते हैं। दैट मीन्स इसे कन्वर्ट करते हैं एसी से डीसी में। डीसी में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब इसे मेजर करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को मेजर कर सकता है। जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट उस सिग्नल को मेजर करेगा तो वो सिग्नल की एवरेज वैल्यू होगी। हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स हमारा सिग्नल अगर एसी है तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए होगी वो चाहिए होगी आरएमएस वैल्यू, ना कि एवरेज वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो भी रीडिंग है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो रीडिंग है वो एवरेज से आरएमएस में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो आरएमएस वैल्यू होगी वो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल की एक्चुअल रीडिंग होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल को मेजर करते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स इस सिग्नल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के बाद उसे मेजर करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर होने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्म फैक्टर से, और वो सिग्नल की जो रीडिंग होती है वो बदल जाती है आरएमएस वैल्यू में। जैसे कि जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे उसका जो इनपुट होगा वो होगा एसी सिग्नल, और ऐसा एसी सिग्नल जो कैसा हो, लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हो। तो जब कम्युनिकेशन सिग्नल रेक्टिफायर में से पास होगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में, और इस सिग्नल को मेजर करेगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजर करता है वो होती है एवरेज वैल्यू। दैट मीन्स वो होती है डीसी वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्म फैक्टर से, और जो फॉर्म फैक्टर होता है, एंड वी नो दैट फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस बाय एवरेज, देन एवरेज वैल्यू is multiplied by RMS value by average value। यहाँ से एवरेज से एवरेज कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट RMS वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उसे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डीसी में, फिर उसे मेजर करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद उस रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रीडिंग मिलती है वो होती है आरएमएस वैल्यू, और हमें पता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है एसी वैल्यू, और हमारा सिग्नल कैसा है एसी, और हमें जो मेजर भी करना है वो क्या करना है, एसी वैल्यू मेजर करनी है। और जो एसी वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। दैट मीन्स जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होगी वो पीएमएमसी रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फॉर्म फैक्टर से, तब हमें मिलेगी किसकी, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग। तो यहाँ पे जो भी हमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि हमें जो भी रीडिंग मिलेगी हम उस एक एक रीडिंग को नोट करेंगे, फिर उसे फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि भाई रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की क्या रीडिंग है। तो बार बार हम एक एक रीडिंग के लिए फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं कि जो स्केल होता है उसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, फॉर्म फैक्टर से। सपोज कोई भी रीडिंग आपको मिल रही है, उस रीडिंग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्म फैक्टर से, तो फाइनली हमें रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है, स्केल को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस स्केल में जो भी रीडिंग मिलती है वो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है, ना कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। दैट मीन्स वो जो रीडिंग होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, ना कि एवरेज वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट था रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो हमने बात की थी कि भाई रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कम्युनिकेशन सिग्नल को मेजर करती हैं। दैट मीन्स ऐसे सिग्नल जो लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनको रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं। और रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हमें क्यों यूज़ करना पड़ा, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एसी सिग्नल को मेजर करते हैं वो केवल सही से काम करते हैं केवल पावर फ्रिक्वेंसी के लिए। दैट मीन्स ओनली 50 to 50 हर्ट्ज के लिए, तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ ओके। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब वो इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर पाते, इसलिए हमें रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर जाना पड़ा। दैट मीन्स सबसे पहले हम उस सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रीड करता है, फिर बाद में
जो भी रीडिंग होती है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर्म फैक्टर से, और हम एक एक रीडिंग को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल होता है उसी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्म फैक्टर से। तो इसे ही हम कहते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, और इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को मेजर करने के लिए। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डायोड देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स जो हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, दैट मीन्स जो हाफ वेव को कन्वर्ट करता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो फुल वेव को कन्वर्ट कर देता है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक डायोड को यूज़ करना पड़ता है और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें 4 डायोड को यूज़ करने पड़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में भी आगे 2 टाइप होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। दैट मीन्स अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करें तब फॉर्म फैक्टर क्या होगा और हमें स्केल को किस तरीके से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये हमारा इनपुट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल देंगे। डायोड क्या करेगा, इस सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा, और रेक्टिफाई होने के बाद दैट मीन्स इस सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद इसे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा। तो जो ये आरएम है ये है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसे हम मीटर रेसिस्टेंस कहते हैं। और जो यहाँ पे हमने डायोड यूज़ किया है ये एक आइडियल डायोड है। तो ये एक आइडियल डायोड है, और आइडियल डायोड का जो फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस होता है वो होता है 0, और रिवर्स बायस में जो इसका रेसिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। और जो ये RS है इसे हम कहते हैं सीरीज मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इस RS रेसिस्टेंस को सीरीज में क्यों यूज करना पड़ा। क्योंकि जो डायोड होता है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर का मतलब है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स अगर आपने डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे होंगे तो वो किस तरीके से होता है, लगभग इस तरीके से होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो डायोड है इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर नहीं है, वो कैसा है, नॉन लीनियर है। अगर लीनियर होता तो इसका बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल इस तरीके से होता। सो डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज नॉट कांस्टेंट। इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। 0.7 तक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और 0.7 के बाद रेजिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है। सो टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कांस्टेंट वी हैव टू ऐड वन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दैट डायोड, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को ऐड करने से डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक लीनियर बन जाते हैं, और हम एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट सही तरीके से कर पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जो इस डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी हद तक लीनियर कर देते हैं। पूरा तो लीनियर नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसको लीनियर कर देगा। तो अब हम बात करेंगे कि भाई सिग्नल का रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगा। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा AC सिग्नल आ रहा है, और जब इस सिग्नल को डायोड रेक्टिफाई करेगा तो डायोड तो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में वो क्या हो जाता है, कट। दैट मीन्स ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो मतलब हमें सिग्नल मिलेगा ही नहीं। और फॉरवर्ड बायस तब होगा जब इसके P साइड पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो और उसके N साइड पर नेगेटिव पोलैरिटी हो। दैट मीन्स सप्लाई का नेचर ऐसे हो। दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस 0 होने से डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से जो सिग्नल यहाँ पे हमें दिख रहा है वही सिग्नल हमें यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही 0 to पाई के बाद सिग्नल सिग्नल की पोलैरिटी रिवर्स होगी, तब ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। और डायोड रिवर्स बायस में जो डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो हमारा ये जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट होगा तो हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स पाई टू पाई हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से
सिग्नल क्या हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो फिर से हमें पोलैरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कंडक्ट करेगा, लेकिन वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। सो डायोड विल कंडक्ट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट विल नॉट कंडक्ट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, AC, और हमें पता है कि जो AC सिग्नल को डिनोट करते हैं हम RMS वैल्यू से। तो यहाँ पे आप बताओ कि VRMS क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या होगी, Vm/√2, और Vm/√2 दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे √2 से, तो हमें उस सिग्नल की RMS वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे हमें चाहिए उस सिग्नल की एवरेज वैल्यू। यहाँ पे हमारा सिग्नल है DC और हमें चाहिए इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू। तो इस सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी Vm/π। तो जब हाफ वेव रेक्टिफाई होती है तब उस सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/π। इसे आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली इसे याद रखना है कि हाफ वेव जब रेक्टिफाई होती है उसमें जब उसकी एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/π, और एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं DC वैल्यू। इन द सेम वे RMS वैल्यू को हम कहेंगे AC वैल्यू। अब हमारा जो इनपुट है वो क्या है, RMS, आउटपुट है वो क्या है, एवरेज। एंड वी नो दैट फॉर्म फैक्टर तो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है RMS वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो हमारे सिग्नल की जो RMS वैल्यू है वो कितनी आई थी, Vm/√2, और एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, Vm/π। Vm से Vm कैंसिल आउट, दिस इज π/√2, और जब आप π/√2 को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2.22। दैट मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर जब हम यूज़ करते हैं तब फॉर्म फैक्टर कितना आएगा, 2.22। दैट मीन्स रीडिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट is 2.22 multiplied by PMMC मीटर रीडिंग। दैट मीन्स PMMC मीटर की जो भी रीडिंग आएगी उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.22 से तो वो रीडिंग बन जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की। दैट मीन्स अगर ये स्केल है PMMC इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 4, यहाँ पे वैल्यू है 6, तो हम क्या करेंगे, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो इस सिग्नल को कैलिब्रेट कर देंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे कि इस सिग्नल में जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2.22 से। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4.44, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8.88। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, PMMC इंस्ट्रूमेंट का स्केल पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.22 से, तो उसके बाद जो स्केल बनेगा वो स्केल डिनोट करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को। तो अब हम देखेंगे कि जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तब फॉर्म फैक्टर क्या आता है और तब हमारा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है और हमें किस वैल्यू से PMMC इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ करेंगे, तो उस सर्किट को मैंने यहाँ पे डिटेल से नहीं बनाया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्टली मैंने ब्लॉक बना दिया है जो डिनोट करेगा फुल वेव रेक्टिफायर को। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो कैसा है, AC। जब ये फुल वेव रेक्टिफायर में से पास होगा तब ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, DC में। दैट मीन्स हमारा जो भी इनपुट सिग्नल यहाँ पे रहेगा वो फुल वेव रेक्टिफायर में से पास होके DC में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वैल्यू को PMMC इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजर करेगा। तो सिग्नल कुछ इस तरीके से रहेगा, इनपुट सिग्नल हमारा, और जब उसे फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई करेगा तो फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट करते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स वो पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देंगे। तो हमें जो वेव फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल है AC और जो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा DC।
दैट मीन्स जो नेगेटिव वेव फॉर्म है वो भी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो डायोड है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी कनेक्ट करेंगे। तो एसी सिग्नल का मतलब है आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Vm/√2, क्योंकि हमारा सिग्नल अभी भी वही है इसलिए आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमने अभी फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ किया है, इसलिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2Vm/π। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है RMS/एवरेज। तो हमारी यहाँ पे RMS वैल्यू थी Vm/√2 और एवरेज वैल्यू है 2Vm/π। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है π/2√2, और इससे जस्ट पिछले वाले में π/√2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2.22। दैट मीन्स 2.22 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.11। दैट मीन्स अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें, तो इसे आप चेंज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.11। दैट मीन्स रीडिंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 1.11 इज मल्टीप्लाइड बाय PMMC मीटर रीडिंग। तो अब हम देखेंगे कि हम स्केल को किस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे। तो ये स्केल था PMMC का, हमें स्केल बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो हम जितनी भी वैल्यूज होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.11 से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 2.22, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 4.44। दैट मीन्स अब जो ये पूरा ऊपर वाला स्केल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम स्केल को कैलिब्रेट करते हैं और उस स्केल को मल्टीप्लाई करते हैं 1.11 से, तब जो स्केल कैलिब्रेट होगा वो स्केल केवल करेक्ट रीडिंग देगा कब, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया या हमने सप्लाई का नेचर चेंज किया, तब जो हमें रीडिंग मिलेगी वो कैसे मिलेगी, रॉन्ग रीडिंग। दैट मीन्स अगर स्केल को 1.11 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो करेक्ट रीडिंग ओनली फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ही देगा। इसके अलावा अगर आपने इनपुट सप्लाई का नेचर चेंज कर दिया या आपने फुल वेव रेक्टिफायर की जगह पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया, तब जो हमें रीडिंग मिलेगी वो हमें गलत रीडिंग मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब तक हमने क्या किया कि सप्लाई का जो नेचर है उसको हमने चेंज नहीं किया। सबसे पहले उसी सप्लाई को हमने रेक्टिफाई किया हाफ वेव से, और उसके बाद उसी सप्लाई को रेक्टिफाई किया फुल वेव से। और जब हमने उस सप्लाई को हाफ वेव से रेक्टिफाई किया था तब जो फॉर्म फैक्टर था वो कितना था, 2.22, और जब हमने उसे फुल वेव से रेक्टिफाई किया तो फॉर्म फैक्टर कितना निकल के आया, 1.11। अब हम देखेंगे कि अगर हम सप्लाई को ही चेंज कर दें, दैट मीन्स जो यहाँ पे हमने एसी सप्लाई यूज़ किया है वो कैसी है, साइनोसॉइडल। तो अगर हम इसकी जगह पे स्क्वायर वेव यूज़ करें तब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सप्लाई है वो साइनोसॉइडल की जगह पे स्क्वायर वेव लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में। तो जब हमने स्क्वायर वेव को फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से कन्वर्ट किया डीसी में, तब जो वेवफॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। दैट मीन्स एक तरह की स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो अब तक हमारी जो सप्लाई थी वो कैसी थी, साइनोसॉइडल, और अब हमने सप्लाई को चेंज करके कर दिया स्क्वायर। तो अब जो आरएमएस वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जब स्क्वायर वेव हम यूज़ करते हैं तब जो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है Vm। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर वेव की जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी होती है, Vm। और जब हम इसे रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तब जो इस वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होगी वो भी कितनी होती है, Vm। दैट मीन्स स्क्वायर वेव के केस में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए जो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर होगा वो होगा RMS बाई एवरेज। RMS कितनी है, Vm, और एवरेज भी कितनी है, Vm। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर कितना आया, 1 आया। तो अब जो रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कब, जब हम स्क्वायर वेव इनपुट लें तब हम मल्टीप्लाई करेंगे PMMC इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को 1 से। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करो चाहे आप मत करो, जो PMMC इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होगी वही रीडिंग होगी किसकी, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की भी। मतलब जो एवरेज वैल्यू होगी वही RMS वैल्यू होगी। कब, जब हमारे इनपुट सप्लाई का जो नेचर है वो कैसा है, स्क्वायर वेव। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर वेव यूज़ कर रहे हैं तब हमें स्केल को मल्टीप्लाई करना है 1 से। दैट मीन्स स्केल वही रहेगा जो पहले था।
तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर वेव केस में जो आरएमएस वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू होती है जो आपस में बराबर होती हैं, और जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वीएम, मतलब जो हमारी वेव फॉर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे जो हम रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर है, ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारी इनपुट सप्लाई का नेचर ट्रायंगुलर होगा तब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। तो ट्रायंगुलर वेव में जो हमारी इनपुट सप्लाई होगी उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर। और जब हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट करेंगे तब जो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ऊपर। दैट मीन्स हमें जो वेव फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो ट्रायंगुलर वेव की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है Vm/√3। ट्रायंगुलर वेव की जो आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√3। आरएमएस वैल्यू मतलब एसी वैल्यू, वो कितनी होती है, Vm/√3। और जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है या जो इसकी डीसी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/2। तो अब जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी Vm/√3 डिवाइड बाय Vm/2। इट इज़ इक्वल टू 2/√3। इट इज़ इक्वल टू 1.154। दैट मीन्स अगर हमारी इनपुट सप्लाई का नेचर ट्रायंगुलर है तब फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.154। सो नाउ द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू 1.154। दैट मीन्स द रीडिंग ऑफ रेक्टिफाइड वेव इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रायंगुलर वेव इज इक्वल टू 154. That means when the nature of our input supply is triangular, in that case we have to multiply with 1.54 with PMMC meter reading. तो तब हमें PMMC इंस्ट्रूमेंट की जो मीटर रीडिंग होगी उसे हमें 1.154 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगी उस रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जिसमें इनपुट सप्लाई का नेचर कैसा हो, ट्रायंगुलर हो। तो यहाँ पे स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारी इनपुट सप्लाई का नेचर सॉटूथ हो तब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर हमारी इनपुट सप्लाई का नेचर सॉटूथ है और जो सॉटूथ वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और अगर हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, जो इसका जो नेगेटिव पोर्शन है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से मिलेगी। दैट मीन्स ये वेव फॉर्म जो बिल्कुल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में जो हमें डीसी वैल्यू मिली थी ये बिल्कुल उसके जैसी उसकी शेप है। और जो सॉटूथ वेव फॉर्म होती है उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/√3। दैट मीन्स जो उसकी एसी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/√3। बिल्कुल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जैसे कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में जो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, Vm/√3। इन द सेम वे सॉटूथ वेव फॉर्म में भी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/√3। और जब हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तब जो इसकी जो डीसी वैल्यू होती है या इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/2, एंड विच इज सिमिलर टू डीसी वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर वेव। तो ट्रायंगुलर वेव के केस में भी जो डीसी वैल्यू कितनी आई थी, Vm/2 ही आई थी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर वेव के केस में भी जो रेक्टिफाई होने के बाद जो वेवफॉर्म की शेप थी वो कुछ ऐसे ही थी, और सॉटूथ वेवफॉर्म में भी रेक्टिफाई होने के बाद जो वेवफॉर्म की शेप है वो कैसी है, बिल्कुल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जैसी है। इसलिए यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है वो भी कैसी है, सेम है। सो हियर फॉर्म फैक्टर ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फॉर्म फैक्टर ऑफ ट्रायंगुलर वेव विच इज इक्वल टू 1.154. दैट मीन्स हियर द रीडिंग ऑफ रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट फॉर सॉटूथ वेवफॉर्म इज इक्वल टू 1.154 मल्टीप्लाइंग बाय PMMC रीडिंग। तो सॉटूथ वेव में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में होता है। So this is all for this lecture. In next lecture, I will take different type of problem based on rectifier type instrument. So till that, thank you for watching.